नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर दस्तक। और दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है ख़ास मेहमान से जो अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। दस्तक देते हैं हमारे स्टूडियो में और साझा करते हैं दिल की बातें, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, अपनी काबिलियत को हासिल करने में जो जद्दोजहद करी, जो तपस्या करी, वो इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता। उसके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ, मेहनत होती, तब जाके इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं। और ऐसी हस्ती हमारे साथ होती हैं, अनुभव साझा करते हैं। और आज इस कड़ी में जो हमारी मेहमान हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले बताना चाहूँगी उनके बारे में। आपको सरसरी तौर पर आपको पता है, मैं एक परिचय देती हूँ और फिर बाकी की बातें वो खुद बताते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी मेहमान हैं, मैं उनके बारे में बड़े गर्व से बताना चाहूँगी कि आप बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं साहित्य की। आप गज़ल, गीत, मुक्तक, दोहे, हाइकू, कहानी, उपन्यास तथा नज़्म पर आपकी कलम चलती है। इश्क, हकीकी गज़लें आपका ख़ास तौर से जो है आपकी पहचान है, आपकी खासियत है। बात करें अवार्ड सम्मान की, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। उसमें से कुछ अवार्ड सम्मान छांट कर लाई हूँ, क्योंकि सारे अवार्ड्स गिनने में आ गए तो दोस्तों जितना लंबा इंटरव्यू है उतना ही परिचय हो जाएगा। आप राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, गर्ल गाइड अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं, उद्घोषिका भी रही हैं और बेस्ट टीचर सम्मान हिंदी दिवस पर आपको मिला है। बेस्ट वुमेन अवार्ड भी आपकी झोली में है। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में भी आप सम्मानित हैं, उन पत्रिकाओं से। और रक्तदान के लिए भी आप सम्मानित हैं। आंसू कवित्री यानी ऑन द स्पॉट जो शायरी हाजिर जवाब होती है, मौके की बात पे कहने वाली शायरी के लिए भी आप माने जाने जाते हैं, कवित्री हैं। हिंदी दिवस पर भी आपको सम्मानित किया गया है आंसू कवित्री के लिए। और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपकी गज़लें रिकॉर्ड होती रहती हैं समय समय पे। और गज़ल की एल्बम भी आ चुकी है आपकी, बहुत अच्छे गज़लकारों ने आपकी गज़लों को गाया है। एल्बम के तौर पर भी आप उनके बहुत कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और बेस्ट वक्ता का अवार्ड भी उनकी झोली में है। राष्ट्रीय स्तर के मुशायरों में आप मंचों पर पढ़ती रहती हैं और इन दिनों भी पढ़कर ही आई हैं कल। और ख़ास जाना पहचाना नाम है। बात करें राइटर कितना भी मकाम छू ले, फिर भी कहते काम क्या करते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि आप हेडमास्टर रही हैं, स्कूल में पढ़ाया है, टीचर रही हैं। और जब आप स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं तो और भी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आती हैं, तमाम अदारों में शामिल रहती हैं। और कितनी शिद्दत से एक शिक्षिका के तौर पर, अध्यापिका के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर भी आपने बहुत काम अच्छा किया है। इसी वजह से शायद टीचर अवार्ड भी आपकी झोली में है। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं दोस्तों, तो देर कैसे करें हम मिलाने में आपको। तो आइए मिलते हैं सोनिया अक्स जी से। सोनिया जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में हम स्वागत करते हैं। और इतनी महान हस्ती, इतनी प्यारी हस्ती हमारे समक्ष बैठी हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। और अनुभव तो आपके पास एक से बढ़कर एक होंगे। बहुत सारे अदारे हैं आपके, आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, इंटेलिजेंट का कोई अवार्ड हो, कुछ भी कितने सारे आपके पास है, या फिर डाइटिशियन है, या फिर और भी तमाम अदारे, साहित्य के साथ साथ सब चीज़ों को, तमाम हस्तियों को, आप तमाम विधाओं को संभाले हुए हैं, ज़िंदगी के इतने तजुर्बात हासिल किए हुए। तो आज बहुत कुछ आपसे सुनने को मिलेगा, इस उम्मीद में हूँ। थैंक यू उर्मिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगी कि ये सभी चीज़ें अपनी जगह रह जाती हैं अगर आप जैसे ब्यूटीफुल लोग या आप जैसे सक्षम लोग इन चीज़ों को निकालने के लिए हम सबको अपने बीच में नहीं इनवाइट करते हैं, नहीं बुलाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आम लोगों तक पहुंचाने में वंचित रह जाती हैं। इसके लिए मैं जस्ट स्टूडियो का और स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूं कि किस तरह से आप भीड़ से अलग उन लोगों को चुनकर लाती हैं। और मैं खुशकिस्मत हूं कि उनमें से मैं भी एक हूं कि जिनकी जस्ट स्टूडियो की और आपकी नज़र मुझ पर भी पड़ी। हम तो देखते हैं, हम तो मैडम लेंस रखते हैं हाथ में। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं लेंस से ऐसा कि मुझे कहाँ से लगता ढूंढे। है। हाँ, वो दिख गए। ये आपकी नज़र को हम सलाम करते हैं, इस खूबसूरत नज़र को, और उस नज़र में हम भी आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, सवालों के लिए तैयार हो जाइए। जी, और स्वागत।
आप नज्म, गज़ल, कहानी, कविता, उपन्यास, हाइक्यू, दोहे, छंद, मुक्तक कितना कुछ कहती हैं और बहुत कुछ सुनेंगे आज आपसे। ये मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपके नाम से उठा लेते हैं। जी सोनिया तो है ही आप, लेकिन आपका जो तखल्लुस है जी 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 अक्स यानी कि प्रतिबिंब, जी। तो ये कब, कहाँ, कैसे, ये आपको किसने उपनाम दिया? सच किनकी खोज बताऊं है? तो ये खुद की ही खोज है, और ये खोज मैंने बहुत बचपन में कर ली थी। अच्छा जी। खुद से ही 10वीं 11वीं क्लास में थी तो मुझे एक चाव था। मेरे ताऊजी थे जो वो बहुत नामी शायर थे, तो मुझे ये पता था कि अगर हम लिखते हैं तो नाम के पीछे कुछ स्पेशल लगाना होता है। तो मुझे अभी भी याद आता है, पंजाब केसरी में मेरी एक क्षणिका छपी थी 4 पंक्तियों की, तो उसमें मैंने अपने नाम के साथ सोनिया अक्स लिखा। तो तब मेरे ताऊजी ने मुझे बहुत शाबाशी दी कि इतनी छोटी उम्र में आपने ये जो अक्स सोचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बेटे का भी नाम बाद में रखने वाली थी इसी नाम पे, तो वो मेरे ताऊजी ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि ये तखल्लुस एक ख़ास चीज़ है, इसे हम आम नहीं कर सकते। तो बेटे के नाम होने के बाद वो ऐसा लगता कि वो बेटे का नाम मैंने अपने नाम के साथ जोड़ा है, तो वो चीज़ फिर मेरे लिए क्लियर हो गई। अक्स मतलब प्रतिबिंब, मैं अपनी कविताओं में अपना प्रतिबिंब देखती थी, इसलिए मैंने अक्स अपना तखल्लुस किया। और राइटर का प्रतिबिंब तो होता ही है जी उसकी जी, रचना में, जाहिर सी बात है। बहुत खूबसूरत आपका उपनाम है। और जैसे कि आप नज्म और गज़ल दोनों, मतलब कि अब साहित्य की तो आपने नब्ज़ पकड़ रखी है। अब वो नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं अब वही बात हो गई ना कि दिल की नाड़ी पे हाथ रखे तो नज्म आपकी दिल की नाड़ी है। हाँ, नज्म और हाँ, नज्म जो है आपके दिल की नाड़ी है, और जितनी भी विधाएं हैं वो आपकी अन्य नाड़ियाँ हैं, अन्य नाड़ियाँ, अन्य शिराएं हैं। जी शिराएं बिल्कुल हैं, सही अलग अलग कहा हैं। आपने। सारे काम तो सारा सारे कर रही है, सब में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सब में जा रहा है, लेकिन जो दिल उससे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी अच्छी बात पकड़ी आपने उर्मिल जी तो ये जरा हम आपके दिल की नस के ऊपर हाथ जब रख लिया है नज्म के ऊपर, तो शुरुआत नज्म से कर ले। बिल्कुल, जैसा आप चाहेंगे। नज्म की मलिका हैं आप। कि किसी समय में नज्म बहुत एक फेमस विधा हुआ करती थी, लोग बड़े शौक से उसे सुनते थे और गाई जाती थी। गज़ल गीत तो होता ही था। तो बीच में एक दौर ऐसा आया उर्मिल जी कि ये नज्म सुननी, कहनी लोगों ने बंद कर दी। क्या रीज़न रहा था इसका? थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो कि होता है उसका, गज़ल्स या गीत से थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल विधा है वो। उसमें अपनी बात को पूरी तरह से कहना, जिस तरह से गज़ल का हर एक शेर एक अलग कहानी कहता है, लेकिन नज़्म में एक पिक्चर बनती है पूरी। उस पूरी बात को आप नज़्म में कह देते हो, एक पूरी आपके सामने स्टोरी आ जाएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो उसको आप बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते हैं जी। तो उसको स्टोरी में बांधना अपनी बात को, और फिर वो रिदमिक भी हो, थोड़ा सा उस पर होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। शायद हम शॉर्टकट का ज़माना है तो हम जल्दी के चक्कर में नज़्म लिखना छोड़ रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। तो एक फेमस नज़्म ही आपके बीच रखती हूँ, जिसे ज्योत्सना राजौरिया और शिव राजौरिया ने बड़ी खूबसूरत सी अपनी आवाज़ में कंपोजिशन की है। जल्द ही आपके बीच में वो फिल्म आई जाएगी। क्या बात है। तो फिल्म के रूप में आएगी और आप नज़्म सुन के ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसका सीन जो है वो कैसा होगा। कि नज़र नवाज निगाहों में अब चले आओ, नज़र नवाज निगाहों में अब चले आओ, खुदारा तुम मेरी बाहों में अब चले आओ। बहुत दिनों से तबीयत मलूल है अपनी, बहुत दिनों से सुकून को तरसती आए हैं। नफस नफस में अजब तिश्नगी का आलम है, अगरचे दिल पे ये बादल बरसते आए हैं। नज़र नवाज निगाहों में अब चले आओ, खुदारा तुम मेरी बाहों में अब चले आओ। वो दिन जो साथ गुजारे थे आपके हमने, वो दिन जो साथ गुजारे थे आपके हमने, यही वो दिन हैं जो उम्मीदवार रखते हैं। तुम्हारे साथ बिताए हुए जो लम्हे हैं, हमारे दिल को बड़ा बेकरार रखते हैं। नज़र नवाज निगाहों में अब चले आओ, खुदारा तुम मेरी बाहों में अब चले आओ। ये बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, नज़र नवाज जी। आगे सुनिए कि तुम एक बार चले आओ मुस्कुराते हुए, तुम एक बार चले आओ मुस्कुराते हुए, ज़माने भर के अलम को मेरे मिटाते हुए, वफ़ा के रंग भरो या लहू मेरा भर दो।
वफा के रंग भरो या लहू मेरा भर दो, मैं थक चुकी हूँ ये तस्वीर अब बनाते हुए, मैं थक चुकी हूँ ये तस्वीर अब बनाते हुए। नज़र नवाज निगाहों में तुम चले आओ, खुदारा तुम मेरी बाहों में अब चले आओ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया नज़्म। और नज़र नवाज आँखें, आँखों का जिक्र किया, यानी बेकरार आँखों के लिए बहुत कमाल। एक इंतज़ार में बैठी हुई नायिका जो मरने के कगार की इंतज़ार पे है और वो अपने मतलब नायक अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है, कुछ इसी तरह से इसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्स साहिबा। और दोस्तों, नज़र नवाज आंखें बेकरारी से इंतज़ार करती है प्रिया का, लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द आते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और दस्तक में दस्तक दी है आज सोनिया अक्स जी ने। आप पानीपत से हैं और कमाल की शायरा हैं और उनसे बातों का सिलसिला बढ़ा रहे हैं आगे। तो सोनिया जी, जैसे कि गज़ल, आपकी गज़ल पे हम बात कर रहे हैं, अभी आपने नज़्म सुनाई, निगाहों की बात करी, बेकरार आँखों की, तो ये तो हो गई आँखों की बात। अब जरा ज़िंदगी की तरफ लौटते हैं साहित्य से। आपको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है, वो आपको किस चीज़ के लिए मिला है? यूँ कहूँ मिला तो ऑलराउंडर के लिए ही है। अच्छा। लेकिन स्पेसिफिकेशन जो हुआ था वो एजुकेशन से ही हुआ। मेरी जॉब बहुत अर्ली हो गई थी। अच्छा। 91 में मैं जॉब में आ गई थी डायरेक्ट सिलेक्ट होकर, और उसके बाद ऑलराउंडर में थी। बहुत सारे मेरे पास डिबेट, डेक्लामेशन, सिम्पोजियम, पोइटिकल सिम्पोजियम, सोलो डांस, सोलो सॉन्ग, कोई ऐसी विधा नहीं थी जो मैं नहीं करती थी। वही सब मैंने अपने स्कूल में ऐड ऑन किया। और उसके बाद मेरे लगातार स्टार्टिंग से ही, जस्ट आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब मेरी जॉब थी, तो मैथमेटिक्स की मैं पोस्ट पे थी। तो मैथमेटिक्स उस टाइम बच्चों को कम आता था, लेकिन लगातार 5 साल मेरे रिजल्ट जो है वो 100% रहे। और उन्हीं बच्चों को, गांव के बच्चों को ये सारी विधाओं में मैंने माहिर किया, तो मेरा केस आगे गया। उस वजह से मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो आप इसे साहित्य और उसको भी जी, ये सबसे बड़ा अवार्ड है और बाय गॉड ग्रेस, उस महादेव की कृपा से ये अवार्ड मेरी झोली में है। अभी तो बहुत और कुछ आपको मिलेगा, ऐसी क्या बात है। इतनी सारी विधाएं तो उसके बाद आसमान छूने लगे हैं। वो तो शुरुआती दौर था, वो तो टीचिंग लाइन थी ना। साहित्य में भी आप बहुत कुछ कर रही हैं। एक आपको गर्ल गाइड जी अवार्ड मिला है। ये गर्ल गाइड क्या है? ये गर्ल गाइड अवार्ड भी मुझे बचपन में मिला था। यूँ कहूँ कि स्कूल टाइम से स्टार्ट किया था मैंने। एक बार आप जिस तरह से एनएसएस होता है, वो कैंप लगते हैं, वैसे गर्ल एनएसएस लगा लो आप। तो वो गर्ल गाइड होता है। स्कूल टाइम में से स्टार्ट किया था मैंने, +1 से। लगातार 5 साल अगर आप जाते हैं इसमें और विन करते हैं तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो लगातार मैंने उसे विन किया। लगातार 5 इयर्स मैं गई। उसके बाद कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने ये हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये पहाड़ों पे लगता है और इसके लिए बहुत फिज़िकल जोर भी लगता है। और घर से, अपनी एजुकेशन से अलग भी वहाँ आपको जाना पड़ता है, खुद से टेंट लगाने, खुद से खाना बनाना, और किस तरह से अगर कोई आपदा आ जाए तो उससे हमें कैसे बचना है, वो सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं उसका। तो वो अवार्ड भी फिर मेरी झोली में है। और मैंने अपनी स्टेट हरियाणा को, उसमें जो लास्ट का राउंड होता है, और स्टेट में एक बंदा चुना जाता है, एक बच्चा, तो अपनी स्टेट से मैं थी। और फिर मैंने सभी स्टेट के बच्चों को हराकर वो अवार्ड अपनी झोली में लिया। अब आपने बातों में ये तो बता दिया कि हरियाणा की छोरी है। जी, हरियाणा की छोरी। हरियाणा में कहाँ से हैं फिर आप? मैं हरियाणा में पानीपत से हूँ। पानीपत से। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह? स्कूलिंग भी मेरी पानीपत से है, और बाय कॉलेज भी पानीपत का था, और मेरी जॉब भी पानीपत में हो गई। बिफोर मैरिज ही हो गई थी, इसीलिए वो स्टेशन भी बड़ा खूबसूरत सा मिला। शादी मेरी हुई थी रोहतक में, रोहतक पर्टिकुलर झज्जर में। लेकिन मेरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब हरियाणा में थी, पानीपत में थी, और हस्बैंड की भी जॉब पानीपत ही थी। तो फिर हम लोग मूव ऑन कर गए वहीं। चलिए, ये तो तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, और आपकी उपलब्धियों को जानना समझना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उपलब्धियां ऐसे ही थोड़ा ना मिल जाती हैं। इसके पीछे बहुत यत्न प्रयत्न रहते हैं, तब जाके बहुत पसीना बहाया होता है। लेकिन आपने तो खून भी बहाया है। पसीना तो आपने खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, साहित्य और अपनी टीचिंग प्रोफेशन में बहुत पसीना बहाया, लेकिन आपने रक्तदान भी किया है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक स्त्री जब घर में भी और घर से बाहर भी, दोनों दोहरे मापदंड से चलती हैं, कि घर से बाहर भी आप सेवाएं दे रही हैं, समाज को संभाल रही हैं, साहित्य को, और इधर घर को भी संभाल रही है, उसके बाद भी आपने रक्तदान किया है,
तो इतना खून बच गया। क्या घर वालों ने नहीं, बच्चों ने और घर वालों ने खून पीने के बाद थोड़ा बचा लिया? हाँ, तो यहाँ वही बात है, जिस तरह से हम लोगों पे चुटकुले बनते हैं, तो हालांकि उन चुटकुलों की फेवर में नहीं है। मैं यूँ कहूँ कि इन्होंने मेरा नहीं पिया, मैंने उनका पी के अपने पास रख लिया, और ताकि मैं उसे समाज सेवा में किसी और की सेवा में दे सके। हाँ, गुड वाला पी लिया मैंने। मुझे लगा कि मैं अपने पास, हाँ, अच्छा बुरा होता है, मीठे मीठे वाला पी लिया मैंने, ताकि मैं उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकूँ। मुझे लगा अपने पूरे परिवार की जो भी चीज़ें हैं मैं उसे अपने में संभालूं, और वो उस तरह से मैं किसी समाज के या किसी के काम आ सकूं। क्या बात है। उर्मिल जी, ये बहुत बड़ी बात है। महादान, तो न जाने किसका जीवन बच जाए। एक बार ऐसा हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट बेबी था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी फर्स्ट डिलीवरी में, और नहीं मैच हुआ था, तो मुझे टाइम लग गया था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि डॉक्टर ने ये बोला था कि आपका बेबी शायद नहीं बचेगा। तो वो मेरे जहन में बात थी कि मैं, मेरे से अगर हो सका तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। तो जैसे ही कहीं भी ये लगता था रक्तदान का शिविर, तो मैं खुद से पहुंच जाती थी, और कम से कम 4 से 5 से 6 बार मैं ये दे चुकी हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो लोग अपनी आंखें दान कर रहे हैं, बॉडी डोनेट कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमारा कोई अंग, हमारी आंखें, हमारी कोई किडनी, लीवर किसी के काम आ जाए। कितना कुछ लोगों ने, मतलब कि बहुत बड़ी बात है कि वो उसका संस्कार तो हो ही जाना है, जल जाना है, या दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा शरीर, यही 2 काम होने हैं। तो क्यों ना किसी के काम आ जाए, किसी को जिंदगी मिल जाए। तो कुछ ऐसा भी सोचा? जी, ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा किया भी है। यहाँ शुरुआत इस तरह से हुई थी कि मेरी बिटिया को एक कंपटीशन में जाना था जिसका टॉपिक था नेत्रदान। तो टॉपिक तो जब मैं खुद लिखने वाली हूँ तो उसे मैंने ही लिख के दिया विषय, और उसने मंच से परफॉर्म किया, और ये बड़ा मुश्किल काम है ना। हाँ, अगर हमारे बच्चे स्कूल में कोई कंपटीशन में, कोई डिबेट में, कोई ऐसे राइटिंग में, तो अगर उनकी माय राइटर है तो उनको लिख के देना है। हाँ, अंडरस्टूड हो जाता है उनको, स्कूल वालों को कि ये तो लिखा तो हो गया। टीचर्स को डाउट तो होता होगा, यार इतने कम उम्र में बच्चे ने इतना मकामी ऐसे लिख दिया, तो इसके पीछे पक्का कोई बड़ा दिमाग है। हाँ, नहीं, उसके खैर टीचर्स को पता था, वो ऑलरेडी जानते थे कि इसकी मम्मी ही लिख के देने वाली है। तो वहाँ ये बता रही थी कि जैसे ही उसने वो भाषण दिया, और कुछ एक लोगों की आंखों में आंसू थे, वहाँ ब्लाइंड लोग भी थे, तो एक जज्बा आया मन में। तो मैंने वहीं आते वक्त, हम दोनों ने, मम्मी बेटी ने, वहाँ फॉर्म फिल किया और हम नेत्रदान करके आए। और मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ, उन्होंने बॉडी दान किया था, अपना पूरा शरीर दान किया था। लेकिन जब उनका संस्कार हुआ, उनके संस्कार पे जो हमने उनका रिस्पेक्ट देखी, जो सम्मान देखा उन नज़रों में, लोगों की नज़रों में, वो भी कहीं दिल में घर कर गया। हमें लगा कि जब हम नेत्र दान कर सकते हैं तो शरीर दान करने में भी क्या ही दिक्कत है, क्योंकि हमारे घर में 2 से 3 बच्चियां जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आप इससे क्या करती हो, तो उन्होंने हमें बताया। तो एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। हाँ जी, तो हमें लगा कि अच्छी बात है, तो हमने वो एक्सपेरिमेंट, तो वो मोस्टली बता रहे थे कि जो हरिद्वार से इधर उधर की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको लाके वो करते हैं। अच्छा। जो हमारी बॉडी होती है उसको दाह संस्कार से पहले वो ले जाते हैं, और उसके जो अंग अभी काम कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, वो उनको निकाल लेते हैं तुरंत, और वो किसी के काम आते हैं। इसलिए वो और ज़्यादा ज़रूरी लगा। तो वो फिर शरीर दान भी फॉर्म, वो भी मैं तो भर चुकी हूँ, और उनको मैंने कंपेल नहीं किया। देखिए, बाकी सबकी अपनी इच्छा अपने परिवार में। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सबको करना चाहिए। कहाँ क्या लेके जाना इस दुनिया से हमें। बहुत अच्छे। ऐसे ही मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कितनी उनकी भी तपस्या होती है उसके पीछे बहुत। और रक्तदान की बात होगी, अवार्ड की होगी, गर्ल गाइड की हो गई। अब बात करते हैं, फिर से आते हैं आपके साहित्य की और रुख करते हैं, क्योंकि जिंदगी से वाबस्ता बातें भी ज़रूरी हैं, और साहित्यकार हैं तो साहित्य पर भी बात ज़रूरी है। बहुत अच्छी बातें करती हैं, बिल्कुल टाइम बांध के रखती हैं उसको, और एकदम से हम दिल से भी बांधना जानते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो हमारा दस्तक है दिल की बात कलम से, तो बांध के रखने का तो हुनर आ ही जाता है जब दिल से बात हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक। तो सोनिया जी, अब जरा गज़ल पे आते हैं। नज़्म आपकी सुन ली हमने,
तो कुछ गजल हो जाए। गजल साक्षात गजल सामने बैठी और गजल पे बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ, गजल से गजल की बात कर रही है तो जी, सोचा चलिए गजल से गजल गजल कही सुन रही हूँ। जाएगी। तो चलिए आज आपको जी। एक छोटी बहर की गज़ल की तरफ लेकर चलती हूँ। जी। जैसे हम कहते हैं हिंदी में कुछ कहने की कोशिश की है। जी। आप ही को पहला शेर मैं इसका मतलब जो है वो जी, समर्पित बेहद करती हूँ शुक्रिया। उर्मिल जी कि गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, मुझको मेरा बचपन दे दे। गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, मुझको मेरा बचपन दे दे। मैं तेरी तुलसी हो जाऊं, अपने मन का आंगन दे दे। क्या बात है। और अंगारों पर आस रखी है, अंगारों पर आस रखी है, सपनों का तू सावन दे दे। अंगारों पर आस रखी है, सपनों का तू सावन दे दे। और एक तेरी तस्वीर बना लो, एक तेरी तस्वीर बना लो, कोरे कागज सा मन दे दे। एक तेरी तस्वीर बना लो, कोरे कागज सा मन दे दे। मैं तेरा साया हो जाऊं, बस इतना अपनापन दे दे। और सोनम के आंसू हो दीपक, यादें इतनी कंचन दे दे। सोनम के आंसू हो दीपक, यादें इतनी कंचन दे दे। गुड़िया कंघी दर्पण दे दे, मुझको मेरा बचपन दे दे। क्या बात है, बहुत खूब। और यहाँ पे तस्वीर की बात आई थी, कहते मैंने तो यूं ही रेत पर फेरी थी उंगलियां, गौर से देखा तो तेरी तस्वीर बन गई। तो जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। बहुत खूब। और दोस्तों, जब गज़ल का दौर चल ही पड़ा है तो और भी बहुत सारी गज़लें सुनेंगे सोनिया जी से, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद और सोनिया जी हमारे स्टूडियो में है और गज़ल नज़म का दौर चल रहा है और इस दौर में कौन नहीं जीना चाहेगा। तो आप भी चलिए उनके पीछे पीछे, उनकी कल्पना में, उनकी रचनाओं में सुनते हैं उनसे और भी गज़लें। तो सोनिया जी, जैसे आपने भी जो गज़ल सुनाई और वो गज़ल के शेर एक एक अपने आप में ही मुकम्मल कहानी कह रहे थे जी। तो गज़लों का दौर जब चल रहा है, जाम पे जाम। और चलिए एक मेरे मन के करीब एक वो जो अभी आप ब्रेक के टाइम आपकी शेर सुनाया था, बड़ा प्यारा सा। हाँ चलिए, वो एक कथा है, कथा भी कहती हूँ मैं, जिसे हम हिंदी में मुक्तक कहते हैं, 4 लाइनर्स। वो उर्दू में हो जाए तो वो कथा है। तो वो कथा मैं आपको कहती हूँ कि साकी को पिलाने का करीना भी नहीं है। अच्छा। साकी को पिलाने का करीना भी नहीं है, मैं उसको पिलाए जिसे पीना भी नहीं है। क्या बात है। और बख्शी है हमें जीस्त, जीस्त मतलब जीवन, बख्शी है हमें जीस्त फकत 4 ही दिन की, और उम्र उसे दी जिसे जीना भी नहीं है। कईयों को जीना नहीं आता और वो जिए जा रहे हैं ना, जो जीना हुनर नहीं है, उनको जिंदगी नहीं मिलती कई बार। उन सब के लिए ये कहा। जी स्वागत। तो ऐसे में फिर वही बहुत सी लड़कियां जो मेरे जहन में आधी आबादी अक्सर घूमती हैं। तो उस आधी आबादी के नाम मैं बहुत कुछ लिखती हूँ। इनके अंदर था कि मैं नारी तू नारायणी के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, संस्था के साथ, जहाँ मैं नारियों और बच्चियों के लिए काम करती हूँ। जब ऐसी बच्चियों को, ऐसी नारियों को जहाँ घरेलू हिंसा होती है या घरेलू उन पे अत्याचार होते हैं, उनको देखती हूँ, तब ऐसी गज़लें आती हैं। ये जो नारी तू नारायणी, ये अपना पटियाला वालों की ना, ये पानीपत वालों की है, ब्रांच है। हाँ, ब्रांच राष्ट्रीय स्तर पे तो चंडीगढ़ इकाई की मैं इसकी अध्यक्षा रही। अरे वाह, क्या बात है, क्या पिछले दिनों। जी। तो जब उनको देखते हैं तब ये आता है कि देख रही थी एक चिड़िया के तार तार पर एक लड़की, देख रही थी एक चिड़िया के तार तार पर एक लड़की, सोच रही थी जाने क्या क्या अंदर अंदर एक लड़की। और उम्र बढ़ी जाती है सोनम, लेकिन एक सच ये भी है। उम्र बढ़ी जाती है सोनम, लेकिन एक सच ये भी है, आज भी रहती है चुलबुल सी मेरे अंदर एक लड़की। और वादा करके जल्द आने का आने वाला आया नहीं, वादा करके जल्द आने का आने वाला आया नहीं, राह को तकते तकते उसकी हो गई पत्थर एक लड़की, राह को तकते तकते उसकी हो गई पत्थर एक लड़की। और सभी लड़कियां, जो छोटी जवान लड़कियां, और मैं कहूँगी कि हमारी उम्र तक भी, जिसको तसव्वुर कहते हैं उसका तो अलग ही आलम है।
जिसको तसव्वुर कहते हैं उसका तो अलग ही आलम है, बैठे बैठे कर लेती है पार समंदर एक लड़की, बैठे बैठे कर लेती है पार समंदर एक लड़की। और दुनिया भर के सयादों की आंखें उस पर ठहर गई। हाय हाय हाय, दुनिया भर के सयादों की। समझोगे आप, मेरी इस बात से जरूर सहमत होगे कि दुनिया भर के सयादों की आंखें उस पर पहुंच रही ठहर गई। ऊंचाई पर उड़ने लगी जब चिड़िया बनकर एक लड़की, ऊंचाई पर उड़ने लगी जब चिड़िया बनकर एक लड़की। और ये जो केस हो रहे हैं कि अपनी जरा सी जिद की खातिर उसने अकेला छोड़ दिया, अपनी जरा सी जिद की खातिर उसने अकेला छोड़ दिया, बचपन का घर छोड़ के आई जिसकी खातिर एक लड़की, बचपन का घर छोड़ के आई जिसकी खातिर एक लड़की। और उम्र बढ़ी जाती है सोनम, लेकिन एक सच ये भी है, आज भी रहती है चुलबुल सी मेरे अंदर एक लड़की, आज भी रहती है चुलबुल सी उसके अंदर एक लड़की। सभी के अंदर वो चुलबुल सी लड़की बची रहती है, और ईश्वर करे कि बचा रहे ये चुलबुलापन। ये समाज, ये संस्था, ये मैन डोमिनेटेड समाज इतना तो हमें दे दे कि वो चुलबुलापन हर लड़की का, हर औरत का बचा रहे। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जिस घर में बेटी चुलबुली सी होगी या बीवी चुलबुली सी होगी या बहन चुलबुली सी होगी, उस घर की रौनकें ही अलग हैं, अलग ही है। उसकी मस्तियाँ, उसकी शरारतें, उसका मटकना, कभी माँ की साड़ी पहन के देखना, है ना, कभी आईने में संवरना। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात। ये बहुत मुझे लगता है उसी घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उस घर में। बिल्कुल बिल्कुल। हम कई बार हम कहते हैं कि जिस घर में स्त्री पायल पहनती है, उसकी पायल की छम-छम से पॉजिटिव एनर्जी आती है, चूड़ी की खन-खन से आती है, और उसके मुस्कुराने से तो आती है। जेवर चाहे वो ना भी पहने, पर उसके होठों की मुस्कान उस घर की खूबसूरती को बयां करती है। बहुत खूबसूरत आपकी गजल। कुछ और हो जाए, क्योंकि आगे हम जैसे बढ़ेंगे। गजल उर्मिल जी ये है मेरी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस गज़ल को लगभग 5 से 6 सिंगर्स ने गाया है। जी हाँ, मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी। आपकी गज़लों को गाया है और एल्बम भी आपकी आई है, तो फिर किसने गाया है आपकी? 2 से 3 एल्बम आ चुकी हैं। मेरी सबसे पहली एल्बम जो आई है उसका नाम ही अक्स एल्बम है। उसी की ये पहली गज़ल है जो अभी मैं आपके सामने पेश करूंगी, जिसे लगभग 5 सिंगर्स ने गाया। उन्हें ये गज़ल इतनी पसंद आई। तरन्नुम में आप भी गा लेते हैं? तरन्नुम में मैं नहीं गाती, मैंने अपना एक नियम बनाया हुआ है। बहुत पहले हमारे जो उस्ताद सी से उन्होंने यही कहा था कि जब अब आपकी गज़लें गाई जा रही हैं तो म्यूज़िक और उस पर तो आप तरन्नुम उन्हीं के लिए छोड़िए। मुझे तहत में पढ़ना अच्छा लगता है। गीत मैं तरन्नुम में कहती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो गीत भी आप कहती हैं? जी, मैं गीत भी कहती हूँ। तो गीत है अभी आपके पास कोई? हाँ, अभी हम इसके गज़ल के बाद हम गीत भी कह देंगे। हाँ, एक गज़ल और कुछ मुझे याद है तो मैं वो भी आपको सुनाऊंगी ज़रूर। तो मैं आपको बता रही थी कि पहली गज़ल जो एल्बम आई अक्स आई, उसके बाद ख्वाब आई, और उसके बाद अनूप जलोटा जी ने एक भजन मेरा गाया और एक गज़ल गाई। एक भजन मेरा टी सीरीज से रिलीज़ हुआ। क्या बात है। और वो एक बहुत बड़े फंक्शन में पूरा टाइम बड़ी स्क्रीन पर चलता रहा, जहाँ जैसे भजन से शुरुआत होती है किसी बहुत बड़े फंक्शन की, तो मुंबई में वो चलता रहा। वो कोयल त्रिपाठी जी ने गाया है, टी सीरीज से जो रिलीज़ हुआ है, और उसकी कंपोजिशन अनूप जलोटा जी ने ही की है, वो उनके साथ गाई है। तो इस तरह से ये दौर चला। जैसे आप देखते हैं कि एक जब काम होता है तो फिर जो सिंगर्स हैं वो ढूंढने लगते हैं कि उसकी गज़लें गाई जा रही हैं, तो वो औरों की बजाय मुझसे पहले कांटेक्ट करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो अभी कल ही मैं एक गज़ल और पोस्ट करने वाली हूँ जो गुड़गांव से किसी ने पोस्ट करने से पहले यहाँ पोस्ट कर दीजिए। हाँ, मैं आपके सामने वो गज़ल करने वाली हूँ जो जिसे 5 सिंगर्स ने गाया है। काफ़ी सुनते हैं लोग इसको। पहला मतलब वो भी मैं आप ही को देती हूँ। आप आज खूबसूरत हमेशा लगती हैं, आज और ज़्यादा लग रही हैं ब्लैक में, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है। कि कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, ऐसी मासूम निगाहों की सज़ा कुछ भी नहीं। क्या बात है। ऐसी मासूम निगाहों की सज़ा कुछ भी नहीं। और किस उदासी में नहाए हैं ये मंज़र सारे, किस उदासी में नहाए हैं ये मंज़र सारे, अब हवाओं के लबों पर है दुआ कुछ भी नहीं, अब हवाओं के लबों पर है दुआ कुछ भी नहीं।
और गौर करें कि सोचती रह गई पानी पे लकीरें क्या क्या। सोचती रह गई पानी पे लकीरें क्या क्या, दिल जला ऐसे है जैसे कि जला कुछ भी नहीं। क्या बात है। दिल जला ऐसे है कि जैसे कि जला कुछ भी नहीं। और रूठ सकती हूँ, ये भी आधी आबादी के नाम, कि रूठ सकती हूँ मगर कौन मनाएगा मुझे। रूठ सकती हूँ मगर कौन मनाएगा मुझे, ऐसी बस्ती है वफाओं का सिला कुछ भी नहीं। ऐसी बस्ती है वफाओं का सिला कुछ भी नहीं। और खाक पर खाक हवाओं पे हवा रख दी है। खाक पर खाक कब लगती है? जब हम दुनिया छोड़ देते हैं, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। उस हद तक मैं पहुंच चुकी हूँ। और फिर आप इस शेर के दर्द तक पहुँचे उर्मिल जी, कि खाक पर खाक हवाओं पे हवा रखती है, इतनी तन्हाई कि दामन में बचा कुछ भी नहीं। इतनी तन्हाई कि दामन में बचा कुछ भी नहीं, कि पत्थर हो चुका है इंसान। और फिर तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी खुशबू शब भर। तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी खुशबू शब भर, रात भर। तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी खुशबू शब भर, रूबरू सब थे मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं। रूबरू सब थे मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं। कि सपना न टूट जाए, ख्वाब न टूट जाए, और ये सब भी मैं खो दूँ, इतना सब तो मैं खो ही चुकी हूँ। कि तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी खुशबू शब भर, रूबरू सब थे मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं। कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं। ऐसी मासूम निगाहों की सज़ा कुछ भी नहीं। बहुत खूब। और जब सपना, ख्वाब, कितना कुछ हमें कहाँ ले जाता है ख्वाब। कई बार मैं सो रही होती हूँ और मुझे कोई सपना आ रहा होता है, जैसे उठना पड़ जाए। पतिदेव ने कहा कि उठो, मैं कहती रुको मेरा सपना चल रहा है पूरा कर लूँ जरा। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, उसके बाद वो आता ही नहीं, आता दोबारा नहीं आता। कोशिश कर ले कि अब ये वो था, फिर हमें कहाँ पहुँचे, वो दोबारा चीज़ आती नहीं। ख्वाब एक बार तो परिंदे की तरह है, उड़ जाए तो। क्षणिकाएं भी जब कहती हूँ तो वहाँ यही कहा था कि भी सोचती हूँ तुम नहीं मिलने आते, ये आशु कविता ये बन जाएगी। सोचती हूँ कि तुम नहीं मिलने आते तो ख्वाबों में ही तुम्हें बुला लूं। तुम नहीं मिलने आते तो कमबख्त नींद भी तो नहीं आती। हाँ। जब नींद नहीं आएगी तो ख्वाब कहाँ से आएंगे और फिर कहाँ से मिलूंगी। तो किसी भी सूरत तुम मुझसे मिलने नहीं आते। ख्वाब लेने का भी फायदा नहीं ना, नींद तो आ जाएगी पर ख्वाब नहीं आएगा। और कई बार ख्वाब आता है, नींद टूट जाती है जी, ये तो है, तो इसमें कोई शक नहीं। और दोस्तों बातें दिल की हो रही है, हमारे दिल की नहीं, आपके दिल की, कि शायर दर्शक के दिल की, श्रोता के दिल की बात करता है, वो तो जरिया है। और अभी समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद हाजिर हैं और सोनियाक्स जी सामने बैठी हैं। जाते जाते उनसे और उगलवा लेते हैं कुछ दिल की बातें जो कभी किसी से ना कही हो, वो हम कहलवा लेते हैं। क्योंकि जब दिल के दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो वो सारे रहस्य सामने आते हैं, वो दौर की बातें भी, ज़िंदगी से वाबस्ता भी। और सोनिया जी भी तैयार बैठी हैं। तो सोनिया जी ये बताइए कि अब ये तो हमने बता दिया कि आप हरियाणा में पानीपत से हैं और इतनी उपलब्धियां हैं, किताबें हैं, और वो आपने मंजिलें तय करी हैं, साहित्य की अवॉर्डेड हैं। ये जो आज कितना आसान है कि बच्चा कुछ लिखता है तो पेरेंट्स बहुत प्रमोट करते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, सबको दिखाते हैं, बच्चे को कहते हैं शाबाश बेटा और लिखो, बहुत अच्छा लिखा, चाहे उसने कुछ भी खास नहीं लिखा हो, पर पेरेंट्स बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। और पहले बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन पेरेंट्स से क्या इतनी पारदर्शिता थी कि बच्चा या जवान बेटी, खास तौर से मैं जिस मुद्दे पर हूँ, तो क्या जब कुछ रचना, कोई गज़ल का शेर या कोई प्रेम कविता कुछ लिखे तो सरेआम सबको सुनाने का रिवाज था,
या छुपा के रखने का था? छुपा के रखने का था आम घरों में, लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम 4 बेटियां हैं अपने घर की। लेकिन हमारे पापा का, हालांकि वो अनपढ़ थे, हमारी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी। अच्छा हमारे पापा 8 ही पढ़े हुए थे। क्या बात इसके है। बाद हमारे डैडी का हमें इतना सपोर्ट था इस चीज़ को लेके कि वो, मेरे लिए उन्हें पता था इसे मंच पे जाना है। मैं बहुत छोटी उम्र में जाती थी, तो वो अखबार से, पंजाब केसरी की अखबार से कटिंग्स काट के रखते थे मेरे लिए, 4 लाइनर्स, कि शायद इसके किसी भाषण में इसकी ज़रूरत हो जाए। जी, तो घर से मैं अगर कहूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मेरे नाना जी, आप उस दौर में जाइए कि मेरे नाना जी मैथ के मास्टर थे और एक नामी शायर थे पंजाब के। जी। उसके बाद मेरी बुआ जी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रही हैं, तो साथ ही साथ वो बहुत अच्छा मंचीय कवित्री थी। फिर मेरे ताऊ जी, वो बहुत अच्छे शायर थे। तो मेरे घर में माहौल था, इसीलिए हमें कभी रोका नहीं गया। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी, हरियाणा की बात अगर करूँ तो, और फिर लड़कियों की बात करूँ, मेरी से छोटी बहन का एक रिश्ता इसी वजह से टूटा। बहुत अच्छा, वो भी जॉब में थी, सब हो गया, लेकिन जैसे ही लड़के की मदर को ये पता चला कि इसकी कहानियाँ अखबारों में छपती हैं, तो उसने रिश्ते से मना कर दिया। जब हमने पूछा कि इसमें बुराई क्या है, तो उसने कहा कि ये तो किचन का काम करके रोटियां जलाएगी या बैठ के अखबार में लिखेगी। क्या बात तो उसका ये डायलॉग था, तो वो मुझे आज भी मेरे जहन में उसी तरह से है। ठीक है, हमें कोई अफसोस नहीं है ऐसे घर में, हम शायद कर नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन मैं बता रही हूँ ऐसी सोच के इंसान उस समय थे। और हो सकता मतलब है कि रोटी बनाने के टाइम पे तो ये कहानी लिखेगी, कहानी सोचने लग गई, अगर मान लो ख्यालों में खो गई, तो घर का काम कब करेगी, जॉब भी करेगी और रोटियां भी इसको बनानी हैं, तो कहानी लिखने वाली तो नहीं हमें चाहिए, या हमारी कोई बात लिख देगी, जो भी उसके जहन में था, उसका वर्डिंग ये थी उस टाइम। तो वो ऐसा माहौल, वो दौर था उस समय में। लेकिन आप इस मामले में लकी रहे। मैं इस मामले में, हम सभी इस मामले में बहनें हैं। जी, और सभी अपने अच्छे पदों पर हैं। जी, हम 5 बच्चे हैं अपने माँ बाप के, 4 बहनें 1 भाई, और हम पांचों ही हाईली एजुकेटेड हैं और अपने अपने फील्ड में बिल्कुल हम सभी इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि माँ शिक्षित थी ना। माँ शिक्षित माँ थी, को श्रेय जाता है? नहीं, मेरी माँ को जाता है बेशक, माँ शिक्षित थी, लेकिन हम पांचों ही लोग अपने डैडी को इसका श्रेय उससे भी ज़्यादा देते हैं। जी, क्योंकि हमारे डैडी ने हमें पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन दिया, जो हमारी हेल्प की उन्होंने, उस समय में भी उर्मिल जी, मेरे डैडी जो दिल्ली में अपने छोटे से दुकानदार थे, अपना माल लेने जब वो दिल्ली जाते थे, तो विदाउट स्लीव्स या किसी भी तरह की वो हमारे लिए ड्रेसेस लाते थे, और वो हमें उस कॉन्फिडेंस से वो ड्रेसेस हमें वो पहनाते थे। सुबह हमें उठाना, हमारे लिए पढ़ने का माहौल तैयार करना, हमें पढ़ने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ नया खाने के लिए देना, और मेरी मम्मी की भी जॉब में हेल्प करना, ये मेरे डैडी का काम था। बाकी मम्मी एजुकेटेड थी, मैथ उन्होंने हमें पढ़ाया है, वो एक अलग मैटर है, पढ़ाने में उन्होंने हेल्प की। वहाँ पे आपकी हरियाणवी फैमिली थी कि पंजाबी फैमिली? नहीं, हमारी पंजाबी फैमिली है। शायद इस वजह से जी हुआ है, मुझे लगता है, अगर मैं गलत ना हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल यही लगता है। पानीपत में आपकी पंजाबी फैमिली है, तो वो थोड़े मतलब खुले विचारों के होते हैं, लेकिन अगर पंजाबी ना होते, ठेठ हरियाणवी होते या माहौल होता, तो कुछ चीज़ें होती थी। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। मैं अब अपनी जॉब की बात करूं तो मैंने हरियाणा में जॉब की है, हरियाणवी बच्चों के बीच में जॉब की है। अभी हाल फिलहाल की बात करूं, जब लोग कहते हैं ज़माना बदल गया उर्मिल जी, तभी एक छोटी सी बच्ची जो स्कूल 6 साल की अपनी क्लास में जाने से रोती थी, तो मैं उसे अपने साथ चेयर पर बिठाती हूँ। बात को शॉर्ट में ही कहूँगी कि उसने ज़्यादा लंबी नहीं, कि उसने एक दिन गुलाब जामुन खिलाया, तो मैंने उससे पूछा, कि उसने बताया कि 4 घर छोड़ के फलाने के मामन जी के यहाँ बेटा हुआ है, पोता हुआ है, तो उन्होंने हमें रसगुल्ले खिलाए। तो मैंने कहा, जब तुम पैदा हुई थी तब भी तो रसगुल्ले बटे होंगे। नहीं मैम जी, आपको नहीं पता है, लड़की के जब पैदा होने पे गुलाब जामुन नहीं बटता है। वो आज से अभी ये मैं हाल फिलहाल 2 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ उर्मिल जी। ये है बिल्कुल इंटीरियर हरियाणा के कल्चर की बात। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए बात सुनते हुए। तो ऐसी मेरे पास बहुत सी बातें से ये सच्चाई निकली कि आज भी मेरे गांव में लड़का होने पे ही गुलाब जामुन बटता है। मैं पैदा हुई तो गुलाब जामुन बटने का कुछ वो नहीं है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या इससे बड़ा मैं आपको क्या उदाहरण दे सकती हूँ।
चलिए, बदल भी रही हैं चीजें, बदल अब रही भी है, लेकिन हैं, अभी हाँ। इंटीरियर में वक्त लगेगा, रहता है, लड़का अभी होने पे ही वक्त लगेगा। वो खुशी मनाते हैं। चीजें चल रही हैं अभी, मतलब, लेकिन फिर भी बहुत सुधार तो हुआ है, बहुत सुधार हुआ सुधार बहुत। अब हरियाणा हर चीज में आगे है, बहुत चीज में हर आगे हैं। चीज में, खेलों में हाँ, ले लो, खेल इसमें ले लो, और कूद। लड़कियां खेलों में, हमारे ही स्कूल की लड़की बॉक्सिंग करती है, उसके भाई खुद लेके जाते हैं उसे वहाँ, एग्जाम्पल वो भी है। तो बदल भी बॉक्सिंग में, रहा खेल है। कूद में, हाँ, फिल्मों में नहीं इतना आगे ना ना, बॉक्सिंग की बात कर रही हूँ हाँ, मैं। फिल्मों में तो जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन लड़कियों को इतना नहीं, अभी उतना हाँ, नहीं, वक्त लगेगा, हाँ, वही वक्त कह रही थी उर्मिल जी, लगेगा। लेकिन वो वक्त हमें खुद ही हरियाणवी लाना जो होगा। लड़कियां हैं, मुंबई में हैं, जो वहाँ पे रह चुकी हैं, या फैमिली बहुत पढ़ी लिखी, फाइनेंशियली और मतलब मेंटली हर तरह से जो समृद्ध है, उन्होंने तो किया है। लेकिन अगर ग्रामीण में कहीं बात करें तो अंदर के उनको उन लगता पे है बंदिशें थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको नहीं निकलने दिया जाता, ज़्यादा जद्दोजहद करें तो उनकी शादियां कर दी जाती हैं ज़बरदस्ती, तो वो उससे हरियाणा तो में अभी महिला माहौल लेखन कैसा है? महिला लेखन पहले उतना अच्छा नहीं था। मैं टू बी वेरी फ्रैंक कहूँगी कि पहले वही बात थी, दौर महिलाओं का नहीं था। अगर टिपिकल हरियाणा के अंदर की बात करें तो रागिनी पे जोर था, रागिनी भी मेल के द्वारा ही गाई जाती थी। लेकिन वक्त बदला है, अब और मेल के हरियाणा द्वारा में ही नृत्य किया जाता था, सूट पहन के, हाँ, मंच पे। तो अब तो लड़कियां रागनी कर अब रही तो हैं, सब कुछ है, सब कुछ अब कर ऐसा रहे हैं, कुछ नहीं है। इसमें लेखन में महिलाओं ने बहुत आगे आई हैं, स्टडी में बहुत आगे आई हैं, नौकरी में आगे आई हैं, अच्छे पदों पे आई हैं, खेल में आई हैं। तो वक्त बदल रहा है उर्मिल जी, जब यहाँ तक बदला है तो हमें हिम्मत रखनी है। और जो ये सेंटेंसेस बने हुए हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, अगर हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी सास, हमारी देवरानी, हमारी जेठानी अगर साथ देने लग जाएं एक दूसरे का, तो वक्त और भी बदलेगा। सही बात है। स्त्री जो है, स्त्री की दुश्मन भी है और सहायक भी है। सहायक वो भी का है। हाथ पकड़ ले तो बहुत कुछ आगे लेके जा सकती है। और बहुत कुछ आपसे आज सुनना भी था, लेकिन क्या करें, समय, कोई बात नहीं, इस समय ये बातें मजबूर है ज़्यादा समय के ज़रूरी है। हाथों। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारा भारत बदल चुका है। इक्का दुक्का कहीं कुछ स्थितियां तो हर जगह रहती हैं, और हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत भूमि में हैं, भारत में जन्म लिया हमने। सभी लोक संस्कृति, कला, नृत्य, मतलब विज्ञान, हर चीज़ में आज भारत सबसे आगे है। और दोस्तों, सोनिया जी भी हमारे समक्ष हैं, और बहुत सारी बातें करी सोनिया जी, बहुत सारी दिल की बातें आपने साझा करी जो हकीकत भी है, और शायरी से भी आप वाबस्ता हुए, रूबरू हुए। आपकी शायरी से भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। बहुत आपका भी शुक्रिया उर्मिल जी। और मैं एक पंक्ति, अगर इजाज़त वक्त की है तो आपके जस्ट स्टूडियो के लिए मैं कहती हूँ कि सहर तक चांद मेरे सामने रखता है अक्सुन का, सितारे शब को मेरे साथ उनका नाम लेते हैं, ये सुनकर हमने मैं खाने में अपना नाम लिखवाया, जो मैं कश लड़खड़ाता है ये बाजू थाम लेते हैं। क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, दिल की बातें हुई, दुनियादारी की भी हुई, साहित्य की भी हुई, और दिल की बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये हमें बहुत संभालने के लिए देते हैं। हम ज़िंदगी में संभलते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनकर हमें भी लगता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। और सोनिया जी से मिलने के बाद मैं तो यही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार हमें यूँ ही देते रहिए, और हम भी आते रहेंगे हर बार एक ख़ास मेहमान के साथ। और अब जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, सोनिया जी को और मुझे, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। प्रणाम।